गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर 12th में लाइट के विषय में कुछ समझाने वाले हैं। लाइट का ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक तरफ आपके पास एयर है और वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम है, और दूसरे तरफ आपके पास मान लीजिए मीडियम है। मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हैं, RI को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसको म्यू के नाम से जानते हैं। एयर का हमेशा 1 होता है, ये सभी को पता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा कि जैसे मान लेते हैं वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अगर एयर के केस या वैक्यूम के केस में लैम्डा है, तो मीडियम के केस में क्या होगा, वेवलेंथ मीडियम के केस में सीधा याद रखिएगा लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। लैम्डा बाय क्या होगा, म्यू। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी सिंपल याद रखिएगा, एयर और वैक्यूम के केस में एफ है, तो मीडियम के केस में भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अगर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी जो कहिए, तो इसमें अगर c है तो मीडियम की बात करेंगे तो इसमें वेलोसिटी या स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, आप रटा हुआ होना चाहिए आपको। इसका वैल्यू हो जाता है v, और v का वैल्यू c बाय म्यू होता है। v का वैल्यू क्या होता है, c बाय म्यू होता है। v का वैल्यू क्या होता है, c बाय म्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट एयर से किसी अदर मीडियम में जाते हैं, अगर कोई लाइट एयर से किसी अदर मीडियम में जाता है, तो सिर्फ उसका एक ही चीज चेंज नहीं करता हुआ है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन दो चीज चेंज करते हैं, वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज करता है। कितना टाइम्स बाबू, म्यू टाइम्स। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, ऐसे क्वेश्चन देगा जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जानते हैं, तो रिफ्लेक्शन की बात किया जाए तो रिफ्लेक्शन के केस में आप सिंपल जानते हो कि जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो देखिए, क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि व्हेन light is reflected, when light is reflected from a mirror, a change occur in its पहला बाबू फेज, ऑप्शन है पहला फेज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है वेवलेंथ, और चौथा है आपको स्पीड। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन में ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ना तो वेवलेंथ चेंज करते हैं, ना ही स्पीड चेंज करता है। चेंज कर सकता है तो सिर्फ क्या चेंज कर सकता है, फेज। क्या चेंज करेगा, फेज। क्या चेंज करेगा, फेज। तो सिंपल याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकता है, वह क्या है बाबू, फेज है। दूसरा क्वेश्चन, द इमेज
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा है। द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट formed by a plane mirror, formed by a plane mirror is, पहला ऑप्शन ए में इरेक्ट रियल एंड ऑफ इक्वल साइज, बी में इरेक्ट वर्चुअल एंड ऑफ इक्वल साइज, सी में इन्वर्टेड रियल एंड ऑफ इक्वल साइज, और डी में इन्वर्टेड वर्चुअल एंड ऑफ इक्वल साइज। तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए। आपसे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर के चलते, किसके चलते? प्लेन मिरर के चलते। तो आप जानते हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा तो इमेज भी ऊपर होगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि इसका इमेज जब भी फॉर्म करेगा तो कैसा होगा? इरेक्ट होगा। लेकिन आ रहा है इधर से तो दिखेगा उधर से, वर्चुअल होगा और इक्वल साइज होगा। इरेक्ट वर्चुअल यानी आभासी दिखता है, इरेक्ट वर्चुअल एंड इक्वल साइज। तो बी इसका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो रट जाइएगा इसको कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और उसका अगर हम मिरर के मदद से प्लेन मिरर की तरफ बात करें तो प्लेन मिरर के चलते उसका इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा बाबू? इमेज बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको अपना टोटल इमेज देखना है तो टोटल इमेज देखने का तरीका है कि आपका जो भी हाइट रहेगा उससे आधा क्या लीजिएगा? मिरर का हाइट। तो आप अपना टोटल इमेज को आराम से देख सकते हैं। आप अगर इमेज को देखना चाहते हैं तो जो भी आपका हाइट है उससे आधा किसका हाइट लीजिएगा? मिरर का। तो आप पूरा का पूरा इमेज देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, if you want to see your full image, then minimum size of the mirror, the minimum size of the mirror। देखिए पहला है फर्स्ट में should be of your height, B option,
should be half of your height. C में twice should be twice of your height. और लास्ट ऑप्शन depends upon distance from the mirror। तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे लाइट का, तो उस समय में हमने प्रूव्ड किए थे कि अगर आपको अपना फुल इमेज देखना हो तो इमेज को देखने का तरीका है, आपका जो भी हाइट है उसका मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, आधा। कितना होना चाहिए, आधा। तभी आप अपना टोटल इमेज को देख सकते हैं। टोटल इमेज को देखने के लिए जरूरी है कि आपका साइज यानी हाइट जो है वह मिरर के हाइट से कितना होना चाहिए, आपके हाइट से मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, आधा। अगर आपके हाइट से मिरर का हाइट आधा है तो आप अपना टोटल इमेज को आराम से देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लेते हैं दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। जैसे देखिए एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between two plane mirrors set at 60 degree to each other 60 degree to each other. The maximum number of image seen will be पहला ऑप्शन दिया है बाबू 2, बी में 3, सी में 4, 5, डी में 6। अब देखिए सबसे पहला काम करिएगा, इसमें m निकालिएगा। m बराबर हमने फार्मूला पढ़ाए थे 360/थीटा। m का वैल्यू क्या होता है हमेशा बाबू 360/थीटा। तो 360 में 60 से डिवाइड कर दिए क्योंकि थीटा 60 डिग्री है 6। अगर इवेन नंबर होगा, कौन सा नंबर बाबू, इवेन नंबर, अगर m का वैल्यू इवेन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा होता है m-1। नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, m-1। अगर आपके पास m का वैल्यू कोई भी इवेन नंबर आता है, अगर आपके पास m का वैल्यू कोई भी इवेन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, कितना होता है बाबू, m-1। कितना होता है, m-1। कितना होता है, m-1। तो यहाँ में 6 में से 1 को घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो आपका इमेज कितना हो जाएगा, 5। याद रखेंगे इस चीज को। ये बोर्ड में बराबर क्वेश्चन देता है कि दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का एंगल, अगर आपके पास कितना डिग्री दिया गया है बाबू, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा, अगर 60 डिग्री दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे इतना दिया है, तो फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या चेंज नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने रटा चुके हैं, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
प्लेन मिरर के चलते मैग्निफिकेशन कितना होता है +1। तो जैसे ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ देता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, इस सब को ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम मॉडल पेपर का भी चर्चा 1-2 दिन कर देते हैं। जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, सभी के पास क्वेश्चन होगा, नहीं है तो खरीद लीजिए सभी लोग मॉडल पेपर, और उसके क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। कैसे होगा वही बताएंगे सिर्फ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन। तो देखिए इसका वैल्यू दिया है बाबू, मैग्निफिकेशन ऑफ, पहला ऑप्शन -1 +1 0, और लास्ट ऑप्शन है बिटवीन 0 एंड +∞। तो आप जानते हैं कि प्लेन मिरर है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा उसका हाइट होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा उसका क्या होता है बाबू, हाइट होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हाइट होगा, इसीलिए प्लेन मिरर के चलते मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा +1, क्योंकि मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन जिसको m के नाम से हम लोग जानते हैं, मैग्निफिकेशन जिसको m के नाम से जानते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या उसी को -v/u भी कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनते हैं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। इसीलिए याद रखिएगा प्लेन मिरर के चलते मैग्निफिकेशन का सीधा वैल्यू कितना होगा +1 होगा। कितना होगा +1, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है आपको प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इमेज भी कहाँ होगा, ऊपर होगा, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा +1। क्या होगा +1। तो सिंपल रट जाना है, इस वैल्यू को हमेशा आप लोग को याद रखना होगा। अब देखिए अगर कहीं पे आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के चलते, तो रटा हुआ होना चाहिए कितना होता है इसका वैल्यू हमेशा +1। कितना +1। अब देखो हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोग के पास, लिखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से समझना होगा इस सब क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है दिखाते हैं हम। देखो बाबू, ए वर्चुअल इमेज larger than a virtual image larger than the object can be produced by, देखिए पहला ऑप्शन कन्वेक्स मिरर, बी में कॉनकेव मिरर, सी में प्लेन मिरर, और लास्ट में कौन none of these।
तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि वर्चुअल और लार्ज इमेज, किसका बात कर रहा है बाबू, वर्चुअल और लार्ज इमेज की बात करते हैं। तो वर्चुअल और लार्ज, लार्ज जब भी कहेगा, अगर स्मॉल कहता तो कन्वेक्स होता, लेकिन लार्ज का बात करेगा तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा कौन सा चीज देगा बाबू, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। सिंपल रट जाइएगा कॉनकेव मिरर के चलते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना है आप लोग को कि वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है उससे बड़ा अगर होना है तो आप सिंपल रट जाइएगा वह किसके मदद से बन सकता है, तो कॉनकेव मिरर के मदद से। किसके मदद से, कॉनकेव मिरर के मदद से। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एंगल का। तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन होता है, इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, उसी चीज को समझाएंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, कहां पे है बाबू, डेंसर मीडियम में, और वह रिफ्लेक्शन करता है किसके बाउंड्री से, रेनर के बाउंड्री से। जैसे मान लीजिए ये एक क्रिटिकल एंगल की बात कर, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थीटा सी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू, थीटा सी के नाम से। क्रिटिकल एंगल को किसके नाम से, थीटा सी के नाम से। क्रिटिकल एंगल की जब भी बात करते हैं हम लोग तो थीटा सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं ये बाउंड्री है, इधर डेंसर मीडियम है यानी पानी है, ग्लास है, कुछ भी हो सकता है इधर। अब मान लेते हैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ से एक इंसिडेंट रे गया है। अब यहाँ पे जाते ही यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब देखो अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू, अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल से छोटा है तो ये रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, यानी दूसरे मीडियम में चला जाएगा। ये एयर है बाबू और ये मान लीजिए मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। आर आई का वैल्यू कितना है बाबू, म्यू है। फिर देखिए अब यहां से ये रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा बाबू, रिफ्रैक्शन होगा। अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू छोटा हो जाए क्रिटिकल से तो रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू किसके बराबर हो जाए बाबू, क्रिटिकल एंगल के वैल्यू के बराबर हो जाए। अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, क्रिटिकल एंगल के वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये कितना से रिफ्लेक्ट करेगा, 90 से। कितना से, 90 डिग्री से। सिंपल याद रखिएगा अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के वैल्यू के बराबर हो भी जाएगा तो ये कितना से रिफ्रैक्ट करेगा, 90 से। और अगर मान लो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से बड़ा हो जाए, अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू किससे बड़ा हो जाएगा बाबू, क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से। अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से बड़ा हो जाएगा तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके नाम से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। किसके नाम से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के वैल्यू के बराबर होता है तभी ये 90 से रिफ्रैक्ट करता है। अगर छोटा होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू, रिफ्रैक्शन। और अगर बड़ा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम लोग, कहां पे बाबू, पॉइंट ए पे। तो यूजिंग Snell's law at point A,
अगर हम स्नेल्स लॉ एक पॉइंट पे लगाते हैं तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसका वैल्यू, म्यू इंटू साइन थीटा सी, म्यू इंटू साइन थीटा सी बराबर 1 इंटू साइन 90, और यहां से बाबू साइन थीटा सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/म्यू के बराबर। साइन थीटा सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/म्यू के बराबर। ये भी याद रखिएगा, साइन थीटा सी का वैल्यू हमेशा क्या होता है बाबू, 1/म्यू। साइन थीटा सी का वैल्यू क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1/म्यू। उसके बाद एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल की जब भी बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल तब डिफाइन होते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, रेयर डेंसर मीडियम में। कहाँ पे, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है और इमेज यानी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है और 90 से रिफ्रैक्ट करता है, तभी कौन सा एंगल बनता है बाबू, क्रिटिकल। और साइन थीटा सी का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1/म्यू होता है। साइन थीटा सी का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/म्यू के बराबर। साइन थीटा सी का वैल्यू हमेशा रट जाइएगा, 1/ क्या होता है, म्यू। साइन थीटा सी का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 1/म्यू के बराबर। ये हमेशा आप लोग के दिमाग में चलना चाहिए था। अब देखिए, एक है आप लोग को पढ़ना यहाँ पे कॉची फार्मूला, कॉची फार्मूला। कॉची सीधा बोले थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, म्यू का वैल्यू a प्लस b/λ² c/λ का पावर 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेवलेंथ का। अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। तो जैसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है, रेड कलर का, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे दिमाग में सेट कर देना है ऑलवेज कि कॉची फार्मूला से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा चीज बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखिए, जैसे कभी कभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बाबू, अगर ये बात कहेगा आपको कि कैसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो हम एक फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई टी थिकनेस का एक स्लैब रखा हुआ है। ये बाबू टी थिकनेस का क्या है, एक स्लैब है, टी थिकनेस का एक स्लैब है। अब देखिए, कोई रे ऐसे आ गया है, यहां पे नॉर्मल आप ड्रॉ कर दो। अगर ये रे आ गया है, यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका इंसिडेंट एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल आई है। अब देखिए, इसके बाद अगर काश ये नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, ये सीधे निकल जाते इधर से। अब देखिए, अगर ये नहीं होता तब ऐसा होता, यानी ये भी एंगल आई ही होता, लेकिन ये डेंसर मीडियम है, ये एंगल भी कितना होता बाबू, आई ही होता। ये डेंसर मीडियम है तो थोड़ा सा झुकेगा, और झुकने के बाद मान लेते हैं ये एंगल आपके पास कितना है बाबू, आर है।
और फिर उसके बाद ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लेटरल शिफ्ट के नाम से। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। तो सिंपल याद रखिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको डी के नाम से जानते हैं बाबू। और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। आप सिंपल याद रखिएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी का सिंपल वैल्यू होता है टी यानी थिकनेस इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी की बात करते हैं तो सिंपल याद रखिएगा थिकनेस यानी टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। लेटरल शिफ्ट का कोई फार्मूला पूछेगा तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, थिकनेस टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। थिकनेस टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। थिकनेस टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। अब देखिए कभी कभी ये तो लेटरल शिफ्ट क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो निश्चित झुकेगा और जो शिफ्ट करते हैं उसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और लेटरल शिफ्ट का सिंपल फार्मूला होता है थिकनेस टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। थिकनेस टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। इसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, लेटरल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर एपरेंट शिफ्ट की बात करते हैं, एपरेंट शिफ्ट की बात करते हैं। एपरेंट का मतलब होता है झूठा। एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट की अगर बात किया जाए, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, ए में बाबू फॉर कन्वर्जिंग, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, कन्वर्जिंग रे, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, एपरेंट शिफ्ट की बात करते हैं तो एपरेंट शिफ्ट का सिंपल फार्मूला होता है, एपरेंट शिफ्ट की बात करेंगे तो इसका थिकनेस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। थिकनेस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। थिकनेस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। या डाइवर्जिंग भी रहेगा तब पर भी यही होता है, फॉर डाइवर्जिंग रे। इसमें भी बाबू याद रखिएगा एपरेंट शिफ्ट की बात करते हो, एपरेंट शिफ्ट का सिंपल फार्मूला होता है टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो चाहे आपको कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, एपरेंट शिफ्ट का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये बाबू आपके पास टी थिकनेस दिया रहेगा और ये डेंसर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। ये क्या है बाबू, डेंसर मीडियम है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी, ये स्लैब है और स्लैब का थिकनेस टी दिया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। ये स्लैब है, स्लैब का थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तब चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, एपरेंट शिफ्ट का सिंपल फार्मूला होता है टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ध्यान रखिएगा कि स्लैब का थिकनेस टी दिया है
स्लैब का थिकनेस टी दिया है, स्लैब का थिकनेस टी दिया है और स्लैब का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे चुका है आपके पास। तब अगर आपसे कोई पूछेगा एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला तो सिंपल रट जाना T इंटू 1-1/μ, T इंटू 1-1/μ, T इंटू 1-1/μ। अब देखिए एक ये भी खूब पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए स्लैब के अंदर में एयर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा पूछा है, स्लैब के अंदर में ही एयर है, ये स्लैब है आपके पास, ये एक स्लैब है, इसका थिकनेस T दिया हुआ है, ये एक स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI यानी एयर है, तो एयर में कितना होता है 1 और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बाबू म्यू, ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इफ the slab is made of air and surrounding medium of refractive index mu, surrounding medium of refractive index mu, then apparent shift, then apparent शिफ्ट, अगर इस केस में आपसे अपरेंट शिफ्ट का बात करेगा तो सिंपल रट जाइएगा T इंटू μ-1, T इंटू μ-1, T इंटू μ-1। अगर स्लैब है, स्लैब का थिकनेस T है और स्लैब किससे बना हुआ है बाबू एयर से, स्लैब किससे बना हुआ है एयर से और सराउंडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है और उस केस में अगर आपसे कोई पूछ देगा कि अपरेंट शिफ्ट क्या होगा तो रट जाइएगा T इंटू μ-1, T इंटू μ-1, T इंटू μ-1। एक स्लैब है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है, इसका मतलब स्लैब किससे बना है बाबू एयर से, किससे एयर से और सराउंडिंग में मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है। तब पूछेगा आपसे अपरेंट शिफ्ट तो सिंपल रट जाइएगा, अपरेंट शिफ्ट का सिंपल फार्मूला होता है T इंटू μ-1, T इंटू μ-1, T इंटू μ-1, T इंटू μ-1। इतना आज पढ़ दीजिए, कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को। आज तक के लिए इतना, कल हम बोल देंगे लॉन्ग शॉर्ट कौन कौन रटना है इसमें।